हेलो एवरीवन, बिहार स्पेशल को हम लोग घटना चक्र से कवर कर रहे हैं, घटना चक्र 2022 से। और इस पूरे बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं फटाफट से। एक या दो वीडियो में ये कंप्लीट बुक कवर हो जाएगी, जो कि रिवीजन के लिए फटाफट से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले बिहार के बारे में एक दृष्टि में देख लेते हैं। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च को। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई थी। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का ही भाग था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार एवं उड़ीसा, जो कि वर्तमान में अभी ओडिशा हो गया है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ में बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्रदेश की राजधानी यानी बिहार की राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय पटना में है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी और उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमों में राज्यों में जो क्रम है वो बिहार का भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के बाद। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्थान। राज्य की भाषा हिंदी है, द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। अब राजकीय प्रतीक के बारे में जान लीजिए। राजकीय वृक्ष है बिहार का पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय पशु है बैल, 2013 से पहले रीछ था। ठीक है, राजकीय पक्षी है गौरैया, पहले नीलकंठ नकता था। भौगोलिक परिदृश्य हम जानते हैं बिहार का। अक्षांशीय विस्तार बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार है बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वीय देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है कितने वर्ग किलोमीटर में है? 94,163 वर्ग किलोमीटर में। लंबाई है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, चौड़ाई है पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल है बिहार में 1095.49 किलोमीटर स्क्वायर शहरी क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर। समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट। सामान्य वर्षण है, जो वर्षण होती है बिहार में, वो 1205 मिलीमीटर में। वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर था। औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन एक वर्ष में होती है। औसत वर्षा दिवस 92.5 दिन। अवस्थिति की बात करें तो बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक भू आवेष्टित राज्य है। ये उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। बिहार उत्तर में नेपाल देश से, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 729। प्रशासनिक परिदृश्य जानते हैं। प्रमंडल है बिहार में 9, पटना, मगध, सारण,
तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। जिला कितने हैं बिहार में? 38 जिले हैं। अनुमंडल है 101, सामुदायिक विकास खंड है बिहार में 534, पंचायत है 8406, राजस्व ग्राम है 45,103, नगरीय संकुल अथवा नगरीय समूह है बिहार में 14, नगर है 199, पुलिस थाना है 853, पुलिस जिला है 44, महानगर है 1 पटना, विधानमंडल है द्विसदनीय विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या है 243, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 6, विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 38, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं 2। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। झारखंड स्पर्श करते हैं जहां से आते हैं आपके रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उत्तर प्रदेश में रोहतास, कैमूर, बक्सर, उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए हैं वो बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। वहीं पश्चिम बंगाल से कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश है नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत में है 2.86%। कुल वन है बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत है 7.76%। जलवायु मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी बिहार में गंगा नदी है। सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। सर्वप्रमुख खाद्य फसल है चावल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। ये घटते क्रम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल का, उसके बाद गया, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं शिवहर, उससे भी कम अरवल में है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुर। ये आपके बढ़ते क्रम में है। अब जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की क्या स्थिति है? बिहार में कुल जनसंख्या 10 करोड़ 10.41 करोड़ लगभग है, जिसमें कि पुरुष जनसंख्या 54 करोड़ के लगभग है, महिला जनसंख्या 39 के। जनसंख्या घनत्व है बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। लिंगानुपात है बिहार में 918, शिशु लिंगानुपात है 935। साक्षरता दर है 61.80%, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, महिला साक्षरता दर है 51.5%, ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78%, जिसमें से पुरुष 69.67% है, महिला 49% है। शहरी साक्षरता दर है 76.86% टोटल, जिसमें कि शहरी में आपके पुरुष 82.56% है साक्षर और वहीं महिला 70.49% है। ग्रामीण जनसंख्या है 88.71%, शहरी जनसंख्या है 11.29%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? कैमूर है, जमुई है और बांका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान और सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं रोहतास, पटना, भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। मैप से बहुत अच्छे से याद रखा जा सकता है, हालांकि नीचे आपको बॉक्स में भी बताया जाएगा, लेकिन मैप से अगर याद रखेंगे ना तो ये चीज़ें रटने वाली नहीं हो जाएगी, समझ में आ जाएगी।
पश्चिम चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है शिवहर, और शिवहर में सर्वाधिक जनघनत्व है। यानी आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे कि शिवहर है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है। और आपसे प्रश्न ये करे कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे होती है, तो आप कहेंगे गोपालगंज है। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात भी गोपालगंज में है और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में है। अब चलिए इधर ही हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मधेपुरा की बात करेंगे। मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर होती है मधेपुरा में। पूर्णिया जो है ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, और न्यूनतम पुरुष साक्षर हैं कहाँ पे, पूर्णिया में। और आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सहरसा में। सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जगह है, जिला है। मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। मुंगेर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, लिंगानुपात वाले जिला है। और पटना, जिसको कि आप बहुत अच्छे से रट चुके होंगे कि पटना जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पटना क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर आपका पटना है। कैमूर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। रोहतास सर्वाधिक महिला साक्षरता है, रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी आपका रोहतास है। शेखपुर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुर, ठीक है। मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। अब बचे हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, जैसे कि किस जिला का कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या वहाँ पे है। तो ऐसे तो जनसंख्या ऐसे पूछा नहीं जाता है इतना बड़ा डेटा, हालांकि परसेंटेज ज़्यादातर पूछा जाता है या फिर आपसे क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। अररिया में कितने क्षेत्रफल है, कितने वर्ग किलोमीटर में है अररिया, 2830 वर्ग किलोमीटर में है। और जनसंख्या की बात करें तो 28,11,569 जनसंख्या है अररिया में। अरवल 638 वर्ग किलोमीटर में है। औरंगाबाद 3305 वर्ग किलोमीटर में है। बांका 3020 किलोमीटर में है। बेगूसराय 1918 किलोमीटर में है। भागलपुर 2569 किलोमीटर में है। भोजपुर आपके 2395 वर्ग किलोमीटर में है। बक्सर 1703 किलोमीटर में है, जहाँ पे 17,06,352 जनसंख्या है। दरभंगा में आपका ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप इसको देखना चाहते हैं तो पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है पुनपुन नदी। नाम ध्यान रखिएगा, पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है पुनपुन। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है, कहाँ पे, कैमूर जिले में। अनुपम झील कैमूर जिले में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की सोमेश्वर, या आप कह सकते हैं सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है प्लिस्टोसीन काल। कौन सा काल है, प्लिस्टोसीन काल है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5,358 किलोमीटर 23 मार्च 2019 तक का ये डेटा है, जबकि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 5,475 किलोमीटर है सितंबर 2020 तक। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियां हैं पर्णपाती। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में। वर्तमान यानी अगस्त 2021 में बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, चावल, गेहूं और मक्का है। वो खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है वो है पायराइट है। गंडक, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है पहलेजा, रेविलगंज और विगवारा के पास में। पहलेजा आपकी पटना में है, सारण में रेविलगंज है, विगवारा पटना में।
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 144% है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है किससे? उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान तीसरा है। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है 12 दिसंबर 1911। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ था। कब? 22 मार्च 1912 को। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना हुई थी 1913 में। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1920 को। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ था और उसी वर्ष बन करके तैयार हो गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड स्विफ्टन हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई थी। तो ये पूरा हम लोगों ने बिहार के परिदृश्य को जाना। अब जानते हैं हम बिहार के इतिहास के बारे में। सबसे पहले प्राचीन इतिहास। मुंगेर से सबसे ज़्यादा बिहार के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से चिरांद, सारण जिला और चेचर वैशाली जिला से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे, लेकिन ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंगम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हेनसोंग और फाहियान ने किया था। कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो कि राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर कि नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंगम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा स्थापित गांव के रूप में किया था। कनिंगम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केशरिया स्तूप, लौरिया, अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंगम ने पता लगाया। उत्तर वैदिक काल से बिहार का ये क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया है। आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है बोधगया की संगीतियाँ कौन कौन सी कहाँ पे हुई थी। उससे पहले हम आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार किसने किया? मगध में रहने वाली असुरमाया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। क्या नाम था? असुरमाया रूप। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें कि विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और वैश्वानर यानी अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और नदियों को जलाती हुई सदानीरा के तट पर, जो कि बिहार की वर्तमान गंडक नदी है, उस नदी पर जाकर के ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कोसल और विदेह की सीमा थी।
कोसल और विंध्य की सीमा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अगुंतर निकाय बौद्ध साहित्य के अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र जैन साहित्य के भगवती सूत्र में मिलता है। अंग, जो कि आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद है, वहाँ की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गढ़ राज्यों का संघ था, जिसमें कि विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ के सबसे प्रबल लिच्छवी थे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो कि आधुनिक वैशाली जनपद का बसाण गांव था। विदेह और दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी मिथिला थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक था अजातशत्रु, हर्यक वंश का शासक था। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष था सर्वकामी, शासक था कालाशोका, जो कि शिशुनाग वंश का था। बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंगिक में विभाजित हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस और शासक था अशोक मौर्य वंश के। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। अभिधम पिटक किस संगीति में जोड़ा गया था? तृतीय संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में। अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष था और शासक उसमें उस टाइम पे कनिष्क था, कुषाण वंश का। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान किस संगीति में विभाजित हुआ? चतुर्थ संगीति में। 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व में। स्थूलबद्ध अध्यक्ष था, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हुआ। 12 अंगों का संपादन हुआ। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में हुआ था 512 में। अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। द्वितीय बौद्ध संगीति जैन संगीति में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था। किस संगीति में? जैन संगीति में, द्वितीय जैन संगीति में। अब आगे हम महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये शाक्य कुल के थे। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, माता थी महामाया, बेटे का नाम था राहुल, पत्नी का नाम था यशोधरा, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिया था इन्होंने, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तथागत एवं ये उसके बाद बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के ये संपादक थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग है इनके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जमाता जमाली थे। 30 वर्ष में इन गृह त्याग कर दिया इन्होंने। 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुआ था जिम्ब्रिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलीन
जीन यानी विजेता, अरहंत यानी योग्य एवं निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए महावीर। जैन धर्म के महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर के 5 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित थे। स्यादवाद यानी अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। आगे हम जानेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ वंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया हुआ था। बिंबिसार ने कोसल की राजकुमारी कोसला देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, कोसला देवी के साथ विवाह करके काशी को दहेज में प्राप्त कर लिया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलिना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंगनरेश ब्रह्मदत्त को विजित करके अंगराज्य को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके मगध का शासन बन गया। मगध पर शासन किया 492 से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजीरा से विवाह होता है और काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया नगर था। उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने अल्पकाल तक शासन किया था। शिशुनाग वंश के बारे में जानते हैं। शिशुनाग वंश का शासन था 412 से 344 ईसा पूर्व था। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स्य को विजयित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, जिसमें कि स्थाविर और महासांगिक रूप से बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में उसे सर्वक्ष त्रांतक कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वक्ष त्रांतक कहा गया है। उसे एक छत्र अथवा एक राड भी कहा जाता है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, हैय, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक था घननंद। उसी के समय यूनानियों का आक्रमण हुआ था सिकंदर का। आगे मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम के तट तक आता है, वितस्ता नदी के तट तक। यही उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे कि वितस्ता या हाइडेस्पीस का
युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक घननंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 321 से 298 ईसा पूर्व तक। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घननंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल, कंधार के अराकोसिया, मकरान के जड्रोसिया और हेरात के पेमिसदाई का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। साथ ही यूनानी राजकुमारी के साथ में विवाह भी हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप करके जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहीं पे सल्लेखना यानी उपवास से अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व तक, इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि भी कहा गया है। इसी के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस और मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए हुए थे। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है अशोक। 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल था अशोक का। 272 से 232 तक सिंहासन में बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग विजय किया अशोक ने। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। मोगलीपुत्र का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव्य था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी कर मुक्त घोषित किया और भाग यानी एक कर को घटाकर 1 का 80 कर दिया यानी 1/80 कर दिया। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण हैं। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, शरेकुना से यूनानी और अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शरेकुना से यूनानी और अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के वृहद शिलालेख हैं धौली में, ये ओडिशा के पुरी ज़िले में स्थित है। शाहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। मानसेहरा अभिलेख शिलालेख ये पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। कालसी शिलालेख ये वर्तमान उत्तराखंड देहरादून राज्य में स्थित है। जौगड़ शिलालेख ये ओडिशा के जौगड़ में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में स्थित है। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में है। गिरनार गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास में स्थित है। ये तो वृहद शिलालेख के बारे में आपने जाना। लघु शिलालेख कहाँ कहाँ पे हैं? ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। सारोमारो शिलालेख मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में स्थित है। नेत्तूर शिलालेख कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में स्थित है। नेत्तूर। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दातिया ज़िले में स्थित है। भाबरू राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित है। मास्की रायचूर ज़िले में है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे और 13वें शिलालेखों में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहाँ पे दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत,
केरलपुत और ताम्रपर्णी बताए गए हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख के बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो ये लघु स्तंभ कहाँ महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। रुमिंदेई नेपाल के तराई में। कौशाम्बी प्रयागराज के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। वैशाली सिंहशीर्ष बिहार में स्थित है। अशोक के गुहा लेख कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नाम के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी में है। ठीक है, बाकी आपके प्राकृत और ब्राह्मी में ही है। तक्षशिला से अरामेक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख। कंधार के पास में शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामेक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख प्राप्त हुआ है। कंधार के पास में शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामेक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 अलग अलग स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है कौशाम्बी स्तंभ लेख, इलाहाबाद में अकबर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, कौशाम्बी स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। ये मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो कि बाद में फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें कि चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। कौन कौन सी? प्राची प्रांत मध्य प्रदेश, ये इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ 5 थे, कौन कौन से? प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और कलिंग। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती का राजधानी था उज्जैनी और कलिंग की राजधानी थी तोसली। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य या कुमार या फिर आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था। कुमारामात्य, कुमार अथवा आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था प्रशासन प्रांतों का। प्रांत मंडल में और मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें कि आहार अथवा विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। प्रांत मंडल में, मंडल जिलों में विभक्त थे, ये सर्किल बना के पूछा जाता है, जिन्हें कि आहार या फिर विषय कहा जाता था, और इसका प्रशासक क्या कहलाता? विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। गोप कौन था? 10 गांवों का प्रशासक था। नगर प्रशासन। प्रांत प्रशासन के बारे में तो आपने जान लिया, नगर प्रशासन के बारे में जानते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल के द्वारा चलाया जाता था। ये मंडल 6 समितियों में विभाजित था। कौन कौन सी समिति थी? प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख में करना था। तृतीय समिति में जनगणना हुई। चतुर्थ समिति में व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था हुई। पंचम समिति में विक्रय की व्यवस्था हुई, निरीक्षण हुआ। षष्ठम समिति में बिक्री कर की व्यवस्था हुई। नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे कि रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई यानी जिलाधिकारी और एंटिनोमोई नगर आयुक्त होता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी कौन कौन से थे? एग्रोनोमोई यानी कि जिलाधिकारी, एंटिनोमोई यानी नगर आयुक्त। सैन्य व्यवस्था के बारे में जानिए।
सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी, जो कि सैन्य विभाग के द्वारा निर्दिष्ट थी। 6 समितियों में, प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे: पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ध्यान रखिएगा, सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ये सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में, लगभग 232, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे थे। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाश शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया और यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया और यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद शुंग वंश। मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना 184 ईसा पूर्व में। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल कर दिया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की थी। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का। कण्व वंश। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। कुषाण वंश। कनिष्क के पाटलिपुत्र को विजित करके अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विल्सन स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के अधिकार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। राज्याभिषेक हुआ 319 ईस्वी में। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। समुद्रगुप्त। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई है समुद्रगुप्त को। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया था। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह थी। क्या थी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिशेन ने लिखा है। रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। रामगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों अथवा उपाधियों से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को इसने ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक के द्वारा सिंधु के पार बाह्य लिखों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था।
चीनी यात्री फाहियान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। वो लगभग 14 वर्ष भारत में रहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कि कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुआ था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने उसने सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित ये झील थी सुदर्शन झील, इसका पुनरुद्धार करवाया था। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। स्कंदगुप्त की शक्रादित्य। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध। चीनी यात्री सुंग युन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। हिनसोंग 629 से 645 तक 16 वर्ष भारत रहा था। हिनसोंग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था, हूणों को। स्कंदगुप्त के बाद पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय ने शासन किया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने कि मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750-770 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल में ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित थे। ये महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। धर्मपाल। इसी के समय में धर्मपाल के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर के राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जो कि वत्सराज का पुत्र था, इसने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व के अंतिचक गांव में स्थित है। सोमपुरा महाविहार, जो कि बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है, इसका निर्माण भी सोमपुरा महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। वर्तमान में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। सोमपुरा महाविहार। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा है। देवपाल। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा, सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किया था। महिपाल प्रथम। इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था। किसने? महिपाल प्रथम ने। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय में कैवर्त विद्रोह हुआ था। कर्नाटक वंश। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया था। तो ये प्राचीन इतिहास था। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम जानते हैं।
बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1206 के मध्य बिहार व पश्चिम बंगाल पर आक्रमण करके विजित हुआ था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ था। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। इसका नाम तुगलकपुर रखा गया था। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई थी। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। 1495-96 के आसपास में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खान के पुत्र बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। शेरशाह का जन्म हुआ था 1472 में। कुछ विद्वानों के अनुसार 1496 में शेरशाह का जन्म माना जाता है। इनके बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम हसन खां था। सासाराम के जागीरदार थे ये। इनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। मुहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया गया। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की। 1530 में लाड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा थी। लाड मलिका इससे विवाह कर लिया। 1534 में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की। 1534 में कन्नौज के बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर वंश की स्थापना की। 1543 में रायसेन विजय करके वहां के शासक पूरणमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो कि शेर शाह पर एक कलंक है। 1544 में मारवाड़ विजय किया। 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित कर दिया था। आरंभ में 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद में उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई। सरकार का प्रशासन सिकदारन और मुंशिफान द्वारा चलाया जाता था। उसने भू राजस्व व्यवस्था के लिए मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। उसने चांदी का रुपया चलवाया था। शेरशाह ने अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। शेरशाह की अब्बास खां सरवानी ने। शेरशाह ने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। ये मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1534-35 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुश शान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। औरंगजेब ने अजीमुश शान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसके बाद उसने उसका नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया, पटना का नाम। फर्रुखशियार का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? पटना में। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। 1701 में उसने 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलवर्दी खान नवाब बना। 1740 में 56 तक रहा। वो अंतिम शक्तिशाली नवाब था अलीवर्दी खां। 1756 में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वो अंग्रेजों से हार गया। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। और ये आपके बिहार का मध्यकालीन इतिहास था। बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में हम जानेंगे। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश।
पटना में डचों ने, बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी में रिवीजन करनी है सारी चीज़ों को। पटना में डचों ने 1638 में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। वैसे तो बिहार लोक सेवा आयोग ने 1632 के विकल्प को सही मानता है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, 1632 को, 1638 को नहीं मानता है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 में दिया हुआ है। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। पटना कॉलेज और सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1763 में मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। 19 जुलाई 1763 मीर कासिम को एडम्स थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया था, कटवा के युद्ध में। इसके बाद गिरिया और उधवा नाला के युद्ध में भी वो पराजित हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध का नवाब बना। सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। आगे प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए थे? क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे कि श्वेत विद्रोह कहा जाता है। 1760 से 61 में नील विद्रोह हुआ था। 1760-61 में वहाबी आंदोलन हुआ था। इसके प्रवर्तक थे अब्दुल वहाब। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाबी आंदोलन का फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह उसके मुख्य नेता थे। पटना इसका केंद्र था इस आंदोलन का। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे कि लोटा विद्रोह भड़का। ठीक है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में शोरे को इकट्ठा करने और तैयार करने का काम नोनिया करते थे। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में शोरे को इकट्ठे करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज्य होने के बाद शोरे की इजारेदारी अधिक हो गई थी। इसके फलतः नोनिया चोरी और गुप्त रूप से शोरे का व्यापार करने लगे थे, जिससे कि इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा था, जो कि 1770 से 1800 के बीच में भड़के नोनियों का विद्रोह इसका प्रमुख कारण बन गया था। आगे कौन कौन से विद्रोह हुए थे, किस वर्ष हुए थे, प्रमुख किस किस क्षेत्र में इसका प्रमुख केंद्र था, इसकी विशेषताएं क्या थी, नेतृत्वकर्ता कौन था इस विद्रोह का, वो सारी चीज़ हम इस चार्ट में कवर करेंगे। 1767 से 77 तक ढाल विद्रोह चला था और ये इसका प्रमुख क्षेत्र था इस विद्रोह का सिंहभूम। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे राजा जगन्नाथ ढाल। इसके बाद 1769 से 1805 तक चुआर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, जगन्नाथ पातर आदि थे। ठीक है। 1771-72 में चेरो विद्रोह हुआ था पलामू में। नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह। ठीक है। पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित हुआ। 1772 से 82 में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। संथाल परगना में जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी नेतृत्वकर्ता थी पहाड़िया विद्रोह की। 1789 में तमाड़ विद्रोह हुआ था। तमाड़ में भोलानाथ सहाय, विष्णु मानिकी, दुखन मुंडा और ठाकुर विश्वनाथ सिंह इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। 1784 में तिलका विद्रोह हुआ। राजमहल क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता तिलका माझी थे। इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता था।
1820-21 में हो विद्रोह हुआ था कोल्हान में, नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार थे। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ छोटा नागपुर में और पलामू सिंहभूम में, नेतृत्वकर्ता थे सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्ध भगवत, बिंदराई मानकी। 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था बड़ा भूम में, वीरभूम में, नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था संथाल परगना में। ये कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिदो कान्हो चांद भैरव। इसे संथाल हूल भी कहा जाता है। हूल का शाब्दिक अर्थ है, हूल मतलब कि विद्रोह या बगावत। ठीक है। 1858 में सरदारी लड़ाई हुई थी छोटा नागपुर में। कोल सरदार इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसे मुल्की यानी मातृभूमि या मिल्की मतलब ज़मीन की लड़ाई भी कहा जाता है, सरदारी लड़ाई को। ये विद्रोह कोलों की ज़मीन को दूसरे लोगों के द्वारा हथिया लिया जाने का परिणाम था। 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था संथाल परगना में। भगीरथ मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है। और सफाहोर आंदोलन हुआ था जिसके नेतृत्वकर्ता लाल हिम्ब्रक था, लाल बाबा जिन्हें कहा जाता था। मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी था। खरवाड़ संथाली की एक उपजाति है जो कि प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने और अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर दिया गया। मद्य निषेध, नाच गाना पर प्रतिबंध लगा। ये आंदोलन अभी तक आपने जो जाना वो इस आंदोलन के बारे में जाना, खरवार आंदोलन के बारे में। ये जो आंदोलन था ये खरवार आंदोलन की सफाहोर आंदोलन जो था ये भी खरवार आंदोलन का ही एक उपधारा था। चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया गया इस आंदोलन में, चारित्रिक शुद्धता पर। इसके बाद 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ दक्षिण रांची में। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1914 से 19 में ताना भगत आंदोलन हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन के जतरा भगत, सिद्धू भगत और अन्य थे। 1931 में हरि बाबा आंदोलन हुआ सिंहभूम में। नेतृत्वकर्ता दूका हो थे, हरि बाबा।